सो सबसे पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर करते हैं रिलेटिंग टू फेमा और नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, सो फेमा वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2002। 1999 में आप वैसे सुनते हो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, लेकिन ये इफेक्ट में कब आता है इंडिया में? 2000 में। इसका कारण क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था कि हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। जो भी हमारी ओवरसीज ट्रांजेक्शन्स रहेंगी, ट्रेड रहेगा, उसको स्मूदन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की कौन से हमने फॉलो करने हैं, सो दैट की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। आपका ये एक्ट क्या है, एग्जिस्टेंस में आता है। फेमा डिफाइन सर्टेन टर्म्स सच एज, अभी यही टर्म्स के ऊपर ही क्या है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। फर्स्ट टर्म है आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, सेकंड वन इज योर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के रिलेशन में सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है दैट इज रिलेटिंग टू सेक्शन 6 सब सेक्शन 2E। ये चीज ध्यान में रखिएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का कौन सा सेक्शन है आपका एक्ट का, दैट इज कवरिंग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, दैट इज सेक्शन 6। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स से कोई पर्सन है, ठीक है, इन्होंने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स की जिसका इफेक्ट क्या हुआ, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर, जो कहां पे है, अब्रॉड में, फॉरेन में। ठीक है, आई होप सो आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल मैनर की कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या रहती है। मान लो कोई पर्सन था, ठीक है, ये इंडिया में रहते हैं, ये जो पर्सन है ये इंडिया में रहते हैं, इन्होंने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स की इंडिया में जिसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जो कहां पे है, फॉरेन में। असर पड़ा मतलब या इफेक्ट पड़ा मतलब यहाँ पे क्या, कि जिसकी वजह से या तो आपके एसेट इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, या लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, दे आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। सेकेंड, अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं, जैसे मान लो कोई पर्सन है, ये पर्सन क्या है, अभी फॉरेन में रहते हैं, एंड इन्होंने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स की जिसका इफेक्ट पड़ा एसेट एंड लाइबिलिटीज के ऊपर, जो कहां पे है, इंडिया में। ठीक है, जो कहां पे है, इंडिया में। दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर नोन एज व्हाट, दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अभी एसेट्स एंड लाइबिलिटी, आई होप सो आपको क्लियर हो। एसेट एंड लाइबिलिटी बेसिकली क्या रहता है, एसेट जैसे आपने बैलेंस शीट में देखा होगा, आप नॉर्मली देखते हो ना, मशीनरी, व्हीकल्स, है ना, आपके टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स बेसिकली रहते क्या है कि अगर आपने आज की डेट में आपने इन्वेस्टमेंट की ना ये चीजों में, तो उसका बेनिफिट आपको क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलेगा, दे आर नोन एज एसेट्स। एंड लाइबिलिटीज क्या रहती हैं, जो आपकी देनदारी है ना, कि आपने पे करना है, कि आपने क्रेडिट के ऊपर जिन जिनसे सामान ले रखा है उनको आपने आफ्टर सम टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लाइबिलिटी, कि वेदर इट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, यू हैव टू पे दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, वेदर दैट इज नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल पर्सन, जो भी है उनको आपने क्या है, पेमेंट करनी है, दे आर नोन एज लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे अगर मैं इनडायरेक्ट वे में आपको ये बता दूं कि जो ये पर्सन इंडिया में रहते हैं, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो ना, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, PRI बोलते हो आप इनको, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर मैं ये वाली एग्जांपल की बात करूं तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया या NRIs की बात कर लीजिए, तो वो अगर कोई ट्रांजेक्शन करेंगे जिसका इफेक्ट पड़ेगा एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जो कि इंडिया में है, उनके एसेट्स या उनकी लाइबिलिटी, जैसे मान लो इन्होंने इंडिया में कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, प्रॉपर्टी खरीद रखी है, दे आर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे आर देयर एसेट्स। अगर इन्होंने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की जिसका इफेक्ट पड़ा इनके एसेट एंड लाइबिलिटी के ऊपर जो इंडिया में है, एंड कोई पर्सन अगर इंडिया में रहते हैं, इन्होंने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की जिसका इफेक्ट पड़ा एसेट एंड लाइबिलिटीज के ऊपर जो फॉरेन में है, दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। गेटिंग माय पॉइंट? अभी जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आपका डिफाइन कहां पे है, सेक्शन 6। सेक्शन 6 ऑफ विच एक्ट, फेमा एक्ट। ठीक है, सो अभी आप ये रीड आउट कीजिए, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या रहती है। वन दैट एल्टर, एल्टर का मतलब क्या रहता है, चेंज होना।
वन दैट अल्टर द एसेट और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटीजेंट लाइबिलिटी। अभी यहाँ पे एक वर्ड आ गया कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटीज आपकी क्या रहती हैं, आप इसको ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी बोल सकते हो। द लाइबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज, इट्स डिपेंड अपॉन अ फ्यूचर इवेंट, कि अगर वो इवेंट आपके फेवर में हुआ तो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, अगर वो इवेंट आपके फेवर में नहीं हुआ तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, ये चीज मैंने आई होप सो कि आपको बता रखी है पहले। अगर आपको नहीं पता आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए, मैं इसको रिपीट कर दूंगी कि कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या रहती है। लेकिन अगर मैंने इसको पहले बता रखा है तो हम आगे सेशन कंटिन्यू करेंगे। सो एक बार के लिए मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए, डू आई एक्सप्लेन अगेन कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या रहती हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसको डिटेल में। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं इन शॉर्ट आपको बोलूं कि कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या है, दे आर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, जो आप बैलेंस शीट में शो नहीं करते। इट्स डिपेंड अपॉन अ फ्यूचर इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन। डिपेंडिंग अपॉन दैट इवेंट ये पता चलेगा कि आपकी लाइबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी। दे आर नोन एज कंटीजेंट लाइबिलिटी। इफ यू वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, क्विकली कमेंट कर दीजिए, मैं यहीं पे बता दूंगी। इंक्लूडिंग कंटीजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और एसेट और लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर कोई पर्सन इंडिया में रहते हैं, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की जिसका इफेक्ट पड़ा आउटसाइड इंडिया वाले उनके एसेट एंड लाइबिलिटी के ऊपर, अगर कोई बाहर रहता है पर्सन, उसने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की जिसका इफेक्ट पड़ा लाइबिलिटीज के ऊपर या एसेट्स के ऊपर जो इंडिया के अंदर है, दे आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। इट इज डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6। ठीक है, सो नाउ वी विल सी कि व्हाट आर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। सेकंड इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अभी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को भी अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं, जैसे मान लो से कोई पर्सन है, ठीक है, इन्होंने क्या है, एप्पल की कंपनी आपने सुना होगा ना, एप्पल की कंपनी के शेयर में क्या है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, शेयर्स में इन्होंने क्या है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अभी अगर इन्होंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इनको क्या है, पीरियोडिक बेसिस के ऊपर डिविडेंड भी तो मिलेगा ना। जो भी टाइम पीरियड होगा कि इतने टाइम के बाद आपको डिविडेंड मिलेगा, जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की इसके ऊपर डिविडेंड भी तो मिलेगा। तो ये जो डिविडेंड इनको मिला ना, जो इनकम इन्होंने रिसीव की, दे आर पार्ट ऑफ व्हाट, दे आर पार्ट ऑफ देयर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, दे आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। लेकिन इसके ऊपर जो इनको इनकम रिसीव हुई, दैट ये आपका कौन सा है, रेकरिंग नेचर का है, ये आपको मिलती रहेगी जितना भी टाइम पीरियड आप इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में। से अगर डिविडेंड 1 ईयर के बाद मिलना है या 6 मंथली मिलना है, तो ये रेकरिंग नेचर की रहती है। एक तो आपको ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्लियर हुआ यहाँ पे कि जो आपकी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो दे आर ऑफ रेकरिंग नेचर, एंड जो आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो दे आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। जो आपने इन्वेस्टमेंट की, दे आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, एंड जो आपको उसके ऊपर में से इनकम मिल रही है, दैट इज ऑफ रेकरिंग नेचर, दैट इज पार्ट ऑफ योर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आपका कहां पे डिफाइंड है, दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहां पे डिफाइंड था, सेक्शन 6। ठीक है, तो दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। अभी के लिए डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। तो जो सारी चीजें आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं रहेंगी, वो आपका किसका पार्ट रहेंगी, वो आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट रहेंगी। अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन and include payment due in connection with foreign trade, other current business services and short term banking and credit facility। कैपिटल अकाउंट में आपकी लॉन्ग टर्म बैंकिंग फैसिलिटी रहेंगी एंड करंट अकाउंट में आपकी शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर नोन एज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो अभी एक डिफरेंस की हेल्प से दोनों में डिफरेंस क्लियर करते हैं कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है, एंड इसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, So, capital account transaction. Capital account transaction are restricted and more rules and regulations are to be followed. Obviously यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ह्यूज रहेगी, तो आप ध्यान से ही इन्वेस्टमेंट करोगे यहाँ पे। Current account transactions are less restrictive and liberal in nature as compared to capital account transaction. इन करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैट स्टैंड फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अच्छा ये कोई एब्रीविएशन थी नहीं, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी यहाँ पे कि टेबल फॉर्मेट में आपको अच्छे से समझा सकूं। सो कैपिटल अकाउंट, सीएटी स्टैंड फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। आइटम्स आर रिगार्डिंग बैलेंस शीट। एसेट्स एंड लाइबिलिटी आपके कहाँ पे होते हैं, मैं बोलूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं तो वो बात गलत हो जाएगी। एसेट्स एंड लाइबिलिटी आपका किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आपकी किसके साथ रिलेटेड रहती है, बैलेंस शीट आइटम के साथ रिलेटिंग है।
यहीं पे अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं तो वो जो सारी ट्रांजेक्शन रहेंगी वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट रहेंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, डिविडेंड इज योर इनकम, इनकम साइड शो करोगे तो जो भी आपकी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रहती हैं दे आर पार्ट ऑफ योर P&L अकाउंट। इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। रियल अकाउंट मैंने आपको 3 अकाउंट बताए थे, है ना। एक पर्सनल अकाउंट रहता है आपका, एक रियल अकाउंट रहता है, एक नॉमिनल अकाउंट रहता है, ठीक है। ये 3 नेचर रहते हैं आपके अकाउंट के। इनके अकॉर्डिंग हमने देखना होता है कि कौन सी चीज हमने डेबिट करनी है एंड कौन सी चीज क्या करनी है क्रेडिट। आप देखते हो ना कि अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज रहती हैं, कुछ चीज हम एक ट्रांजेक्शन को डेबिट करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक क्रेडिट रहती है। कौन सी चीज डेबिट करनी है कौन सी क्रेडिट करनी है वो डिपेंड करता है कि कौन से नेचर का वो अकाउंट है, वेदर इट इज पर्सनल अकाउंट, वेदर इट इज रियल अकाउंट, वेदर इट इज नॉमिनल अकाउंट। तो जो आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है ना दे आर पार्ट ऑफ व्हाट, दे आर पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का आपका क्या रूल रहता है, व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड, व्हाट गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करूं, आपने एसेट परचेज किया, मशीनरी परचेज की, व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड, मैंने आपको यही बोला ना, मशीनरी अकाउंट को क्या कर दोगे डेबिट टू कैश। कैश क्यों, कैश गया ना आपके हाथ में से, सो व्हाट गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड, तो कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो मशीनरी आपका किसके साथ रिलेटेड हुआ, बैलेंस शीट आइटम है, एसेट के साथ रिलेटेड है, तो इनडायरेक्टली आप इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली ही बोल सकते हो कि ये किस नेचर का अकाउंट है, दैट इज ऑफ योर रियल अकाउंट। यहीं पे अगर मैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात करूं तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस में जो आइटम्स डील होती हैं दे आर पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट ट्रांजेक्शन। नॉमिनल अकाउंट का आपका क्या रूल रहता है, बेसिकली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दी थी आपको किसकी दी थी, डिविडेंड की, डिविडेंड इज योर इनकम, तो इसका मतलब ये कि जो इनकम एंड एक्सपेंसेस के साथ डील करेगा दैट इज योर नॉमिनल अकाउंट। दैट्स वाई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है आपकी इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। Then long-term banking and credit facilities in case of capital account transaction, while in case of current account transaction, short-term banking and credit facilities are provided. The regulation of capital account transaction is done by RBI with consultation of central government, while the regulation of current account transaction is done by central government with consultation of RBI. So ये आपका थोड़े point of difference थे between capital account transaction and current account transaction. Capital account transaction आपका कहाँ पे define है, section 6. करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5, ठीक है। सो अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। क्यों लेके आए ये ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस क्या था, आप लोगों ने ये बताना है ये क्वेश्चन में। टू फैसिलिटेट ट्रेड, प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ अ फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया, to facilitate external trade and payment and promote orderly development of a forex market in India, to facilitate trade and payment and promote orderly development of a forex market world over, sorry. Option D यहाँ पे क्या है, all the above. So what will be the correct answer for this question? Nearby option, appropriate option होनी चाहिए. Read out the question twice, read out the option twice, then let me know what will be the correct answer for question 1. हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहाँ पे लेके आए हैं, इंडिया में लेके आए हैं, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि इंडिया में ये जो एक्ट है ये इंप्लीमेंट किया गया 1999 में। इसका रीजन क्या रहेगा, सारी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कवर कीजिएगा इसमें कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्यों एग्जिस्टेंस में आया होगा, ठीक है। हमने अपना मोटिव देखना है कि हमारा जो ईज ऑफ ट्रेड है ना वो स्मूथ हो सके, उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, उसकी वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। तो वो चीज को ध्यान में रख के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा and let me know what will be the correct answer for question first. Everyone is saying that option D and Prakash sir ने यहाँ पे option B बोला है। बाकी भी please try to attempt this question and let me know what will be the correct answer for question first. जितने भी concurrent viewer हैं, I am seeing here the number of concurrent viewer, तो सारे attempt कीजिए ये question को and let me know according to you what will be the correct answer for question first. Gurdev sir is also saying that option B. ईश्वर सर इज ऑल्सो सेइंग दैट ऑप्शन बी। सो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ ना, तरुण सर इज ऑल्सो सेइंग दैट ऑप्शन बी, वेरी गुड। सो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ दिस इज ऑप्शन बी, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। पहली एंड जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है ना जो ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शन है, लेकिन एक वर्ड के डिफरेंस है सिर्फ, बस वो वर्ड का डिफरेंस जिसने देख लिया दैट विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन करेक्टली। टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, जो भी हम क्या है ट्रेड करेंगे आउटसाइड इंडिया ट्रेड करेंगे एंड पेमेंट्स रहेंगी जो भी, प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया।
हमने इंडिया के अंदर इस तरीके से सिस्टम इस्टेब्लिश करना है कि कोई मतलब फ्रॉड के चांसेस ना रहे, स्मूथली हम ट्रेड कर पाए। वर्ल्ड ओवर तो चल ही रहा है, वर्ल्ड ओवर में तो जो चीज होगी वो तो चल ही रही है, वो चीज को कंसीडर मत करो। आपने सिर्फ ये देखना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हम क्यों लेके आए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंडिया में, क्यों जरूरत पड़ी इनएक्टमेंट की। ट्रेड तो करे थे ना 1992 में, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन हो गया, ट्रेड तो तब भी करे थे, लेकिन एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम अपने एंड के ऊपर क्या है, सारी चीजों को अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। इसी वजह से आपकी ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाएगी, जिस वजह से आपकी ऑप्शन डी भी क्या होगी, कैंसल आउट होगी। बचा आपके पास ऑप्शन ए एंड बी। सो कॉम्प्रीहेंसिव आपकी डेफिनेशन कहां पे गिवन है, जो डिफाइन करती है ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, दैट इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट।